नमस्कार दोस्तों, आज आप सुनेंगे विभूति भूषण बंदोपाध्याय की लिखी कहानी काशी कविराज। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। अच्छा लगता है हमें जब आप हमारी स्टोरीज़ को सुनते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे लिए बेटर है कि आपका एक सब्सक्राइब से हमारी स्टोरीज़ और लोगों तक पहुँचेंगी, जिससे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो समय लगा रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कामयाब हो सके। बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं हमारी नई कहानी काशी कविराज। काशी कविराज छोटा सा बैग हाथ में लेके मेरे आंगन से होते हुए रोज कहीं जाते हैं। पूछने में बताते हैं, बस टनकपुर जा रहा हूँ भाया, एक मरीज को देखने। पर एक दिन बोले, नौहाटी जा रहा हूँ एक मरीज को देखने, वहाँ से फिर श्याम नगर जाना पड़ेगा। सब जगह जाना पड़ता है, कलकत्ता में महीने में 2 बार जाना होता है मेरा। ये बातें सुन के मुझे हंसी आती है। काशी कविराज हमारे गांव में लगभग 1 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान से आए थे। जंगल में आम के पेड़ की पत्तियों में ढका एक छोटा सा झोपड़ा, जहाँ दिन के समय कभी सूरज की रोशनी नहीं भी पहुँचती। फटे कपड़े पहने काशी कविराज की बीवी को धान पकाते देखा है। इतना ही अगर काम है तो ऐसी अवस्था में क्यों? एक दिन बरसात के मौसम में आसमान में घने बादल छाए हुए थे। बारिश बस होने को ही थी, तभी मैंने काशी कविराज को मेरे आंगन से जल्दबाजी में जाते हुए देखा। तो मैंने बुला के बोला, अरे ओ काशी कविराज महाशय, कहाँ चले? बारिश आने को है बस। काशी कविराज मेरे बरामदे में आके बैठे और बोले, अरे राना घर जाना था ट्रेन से, एक मरीज को देखना था वहाँ, एक मद्रासी मरीज। पैर में बहुत सूजन आ गई है, सुना है सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। 3 बार एक्सरे करवा चुके हैं। मैंने बोल दिया मेरे पास कोई एक्सरे की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात ही एक्सरे है। मुझे बहुत हंसी आई। मैं मन मन में बोला कि अगर इतने ही गुणकारी हैं तो उस जंगल में झोपड़ी में क्यों रहते हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने से ही क्या लोग आपको बड़े कविराज समझेंगे? मैंने उन्हें बोला, चाय पियेंगे? तो पिलाओ थोड़ा सा, बारिश तो बस आने ही वाली है, अब ज़रा रुक ही जाता हूँ। लगता है आपका काम बढ़ गया है। क्या और बढ़ेगा भाया, ऐसा ही तो था पहले से ही। मैं तांत्रिक कविराज हूँ, जो कोई ठीक नहीं कर सकता वो मैं करता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, सच्ची में? इसीलिए तो मेरे पास इतना काम है, सिर्फ झाड़ फूक के ही सिर्फ झाड़ फूक की बीमारी ठीक करते हैं? सच में? हाँ, विश्वास करो, बड़ी बड़ी बीमारियां झाड़ फूक के ठीक की हैं। तुम सब अंग्रेजी पढ़ने वाले लड़के हो ना, तभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते, ये मुझे पता है। अच्छा, तुम भूत में विश्वास करते हो? झाड़ फूक से अब भूत प्रेत पर आ गए। मुझे लगता है काशी कविराज जी काफ़ी कुछ जानते हैं। मैंने बोला, अगर मैं बोलूँ कि मैं नहीं मानता? वो तो बोलोगी ही, अंग्रेजी पढ़ने की वजह से तुम लोगों का ये काल और भविष्य काल दोनों गए। गुस्सा मत करना, पर जो सच है वही बोल रहा हूँ मैं। चाय ले आए? चलो अच्छा है, तो फिर एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया और बारिश और तेज हो गई। काशीनाथ कविराज ने अपनी कहानी शुरू की। मैं तांत्रिक की तरह चिकित्सा करता हूँ, इसीलिए मुझे दूर दूर से बुलावा आता है। लगभग 10 साल पहले हरिपुर के जमींदार शिवचंद्र मुखर्जी के घर से उनके लड़के की चिकित्सा के लिए बुलावा आया था। हरिहरपुर? पहले कभी गए थे या वहाँ? नहीं। नाम सुना था आपने? हाँ, वो पता था। हमारे देश में भी हरिहरपुर के जमींदार का नाम बहुत विख्यात था। तो आप वहाँ कब पहुँचे? शाम होने ही वाली थी तब। तो अब सुनो।
मैं उनके घर देख के अचंभे में पड़ गया। उस समय के सबसे बड़े जमींदार, बहुत बड़ा दरवाजा, 2-3 मंजिला घर, दरवाजे के आसपास बैठक खाना, उसके पास एक बहुत बड़ा बरामदा और फिर भगवान का घर। फिर दूसरी तरफ रासमंच, डोल मंच पर सब कुछ बस उठने से पहले समृद्धि की घोषणा के लिए बस खड़े हैं। घर की दीवारों में बड़े बड़े बरगद के पेड़ उगाए हैं। मंदिर की छत पे जंगली पक्षियों का घोंसला, उसके सामने एक छोटा सा काई से भरी हुई पानी का कुंड। शाम के समय उस बड़े टूटे पुराने घर को देख के मेरे मन में पता नहीं क्यों कुछ अलग सा महसूस हुआ। क्या महसूस हुआ? वो तो मैं तुम्हें सही से समझा नहीं पाऊंगा। ना तो वो डर था ना खुशी थी, बस कुछ अजीब था। ये बहुत अशुभ घर है, इसकी चौखट पे पैर ना रखने में ही भलाई है। तुम लोगों को शायद ऐसा कुछ ना लगे कि ये सब महसूस हो जाता है। पहले मतलब कभी कहीं ऐसा कुछ हुआ है? पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ है, पर सब अभी बताना जरूरी नहीं है। इसके बाद सुनो, मैं वहाँ रोगी को देखने गया। 10 साल के एक लड़के को टाइफाइड बुखार है, बहुत बुरी हालत थी। तो मैंने तांत्रिक प्रणाली के हिसाब से झाड़ फूक करके पेड़ पौधे जड़ी बूटी से औषधि बना के खिलाया। रोगी कुछ हद तक स्वस्थ हो उठा। फिर रात में मैंने अपना भोजन करके चौखट के पास में बैठक वाले कमरे में आके फिर रात में मैंने अपना भोजन करके चौखट वाले पास में बैठक वाले कमरे में आके देखा कि वहाँ मेरे लिए एक बिस्तर का इंतज़ाम कर दिया है। साथ में महंगी नेट वाली मच्छरदानी, काशा के गिलास में पानी, डिब्बे में पान, सारे इंतज़ाम बहुत ही अच्छे किए हुए हैं। बड़े घर का बंदोबस्त है। जो भी हो, जमींदार का घर है, जितनी भी हालत खराब हो, पुराने चाल चलन तो रहेंगे ही। उसके बाद लगभग आधी रात के समय, तब मैं आधी नींद में ही था, उस समय देखा कि एक स्त्री लंबा घूंघट किए हुए खाली मैदान से होते हुए दरवाजे से जमींदार के घर में घुसती हुई। मैं तो काफी हैरान हो गया, इतनी रात में बाहर से इस घर कौन घुसा। मैंने जितना देखा उससे तो लगा अच्छे घर की कोई सुंदर महिला है। मन में सोचा कि जाने दो, मैं जिस काम से आया हूँ वही करना ठीक है। इतनी खबर रख के मुझे क्या करना है, जिसको जो अच्छा लगे करे। क्या समय होगा उस समय? 1 से ज़्यादा ही बज रहे थे तब। अच्छा, जिस दिशा से वो आई उस दिशा कोई रोशनी नहीं थी? ना भाया, बहुत दूर तक सिर्फ खाली मैदान ही था, कोई भी रोशनी नहीं थी। उसके बाद में कोतली नदी, गर्मी के मौसम में कोतली नदी में पानी नहीं होता, पैदल चलकर भी पार कर सकते हैं। उसके दूसरी तरफ बलराम गांव है। आपको कैसे पता चला वो अच्छे घर की लड़की थी? वो चांदनी रात थी, वो तो घूंघट से ढका था, पर पैरों की तरफ देखा था, बहुत गोरे थे। तो वो घर में घुसते समय और कोई वहाँ नहीं था? ना, कोई नहीं था। तो आप वहाँ हैं, इसका एहसास उसको हुआ? वो मैं ठीक से नहीं बता सकता। किसी तरह ना देखते हुए जल्दी घर में घुस गई। मैं एक साधारण आदमी हूँ। बगल में रखे पानी के गिलास को थोड़ा सा पानी पीकर मच्छरदानी तान के सो गया, पर नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर में सिर्फ करवटें बदल रहा था। अवश्य चिकित्सक को लोग घर में सोने के लिए भी नहीं बुलाते, और ये मैं अच्छे से जानता था। तो इन हालातों में मुझे नींद कैसे आएगी? उसके बाद कुछ मिनट बाद मैंने देखा वो स्त्री मेरे बगल वाले द्वार से बाहर को गई। तभी मैं बिस्तर से उठ गया। वो स्त्री मैदान की तरफ जाने लगी। चांद की रोशनी में उसकी सफेद साड़ी दूर से बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। मैदान की तरफ अकेली? हाँ, एकदम अकेली, वो भी इतनी रात को। इससे फिर आपने क्या समझा? मैं और क्या समझूंगा, मैं आश्चर्यचकित था।
इतनी रात को एक सुंदर महिला ऐसे खाली मैदान की तरफ जा सकती है, वो कभी नहीं देखा। मैं उस समय पता नहीं क्या सोच रहा था। उस समय घर के अंदर से कोई भाग के आके बोला, पूर्वज मशाई चिक्की राचून, छोटे बाबू पता नहीं कैसे कर रहे हैं। मैंने जाके देखा कि रोगी की हालत सच में बहुत खराब है, पर अचानक इतना ज्यादा खराब तो नहीं होना चाहिए था। जो भी हो, तब मामले को संभालना पड़ा। बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद रोगी कुछ हद तक ठीक हुआ। उसके बाद मैं फिर से अपनी जगह पर सोने के लिए आ गया। अगले दिन रोगी की हालत सुधरती हुई दिखाई दी। जमींदार बाबू भी खुश लग रहे थे, यहाँ तक कि दोपहर के खाने के बाद मेरे साथ पासा भी खेला। पहले दिन जैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे, एक दिन उन्होंने मुझे उनके बड़े वाले तालाब में मच्छी पकड़ने का निमंत्रण भी दिया। खाने पीने की व्यवस्था भी खूब अच्छी थी। हरी मछली, दही, दूध, सौंदेश वगैरह वगैरह। मैं तो बहुत खुश था। जमींदार बाबू बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। लेकिन उस दिन रात को एक विचित्र घटना हुई। ऐसी घटना मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता।